जय हिंद जय भारत दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्जाम डेस्क में। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम कवर कर रहे हैं एमपी पुलिस की जो आगामी परीक्षा है उसको। और उसमें दोस्तों जो एमपी पुलिस का पेपर होता है और उसमें जो एमपी जीके का जो पार्ट आता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एमपी जीके से जो एमपी पुलिस में 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की स्थिति और विस्तार के बारे में। तो अपन पोजीशन देखेंगे, मध्य प्रदेश कहां पर स्थित है, उसका एरिया कितना है, उसकी अक्षांश स्थिति और उसकी देशांतर स्थिति के बारे में अपन आज देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते। सबसे पहले बात करते दोस्तों मध्य प्रदेश की। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के संबंध में एक चीज आपको याद रखना है जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये कि मध्य प्रदेश के अन्य नाम कौन कौन से हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया है तो आपको याद रखना है। तो मध्य प्रदेश को दोस्तों सबसे पहले आजादी के पहले 1947 के पहले सेंट्रल प्रोविजेंस एंड बरार के नाम से जाना जाता था। क्या? सेंट्रल प्रोविजेंस एंड बरार। ठीक है, याद रखना है आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। दूसरा क्वेश्चन इसको हृदय प्रदेश भी बोला जाता है, हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश जो है भारत के पूर्णतः मध्य में स्थित है और मध्य प्रदेश को भारत का हृदय मतलब हार्ट कहा जाता है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश की भी संज्ञा दी गई है। तीसरी चीज आपको याद रखनी है, क्या? इसका नाम मध्य प्रदेश किसने दिया? तो जो मध्य प्रदेश का जो नाम है दोस्तों, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिया गया था। क्या? मध्य प्रदेश। ठीक है, चौथी चीज बात करते हैं, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी होने के कारण मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये अन्य नाम कुछ आपको दिया है तो आपको याद रखना है। इसके अलावा इसे बहुत ज्यादा नामों से भी जानते हैं, उपनाम, जैसे कि इसे नदियों का मायका भी कहा जाता है, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश से बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल होता है। ठीक है, अब जहां से किसी चीज का जन्म होता है तो आप उसको क्या बोलते हैं? उसका मायका बोलते हैं। उसी प्रकार से नदी का जहां जन्म होता है तो उसको भी अपन क्या बोल देते हैं? नदियों का मायका बोल देते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो आगे हम अब बात करते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश की स्थिति के बारे में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश आप देख सकते हैं मैप में, यहाँ पर थोड़ा सा मैंने मैप बनाने की कोशिश की है, तो उतना अच्छा नहीं बना है, लेकिन फिर भी आप समझ सकते हैं इस मैप के थ्रू। ठीक है, मध्य प्रदेश के बीचों बीच से आपको पता है एक रेखा गुजरती है जिसे आप क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। ठीक है, ये कर्क रेखा जो होती है दोस्तों, इसे अक्षांशी रेखा कहा जाता है। अब अक्षांशी रेखा क्या होती है? ठीक है, तो अक्षांशी रेखा को आप ऐसे समझिएगा, थोड़ा सा आप पृथ्वी का यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा, ये हमारी अर्थ है। ठीक है, और अक्षांशी रेखा क्या होती है? ये एक काल्पनिक रेखा होती है, मानव द्वारा खींची गई रेखा होती है। ठीक है, तो हुआ ये कि अगर आपको किसी भी स्थान की पोजीशन या किसी भी स्थान की स्थिति के बारे में बतलाना है तो वो उस समय हम किस रेखा का प्रयोग करते हैं? अक्षांशी रेखा का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल की बात की जाए कि भारत की अगर अक्षांशी स्थिति के बारे में आपसे अगर कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे? भारत की अक्षांशी स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब ये मैंने जो आपको बोला उत्तरी अक्षांश, इसका मतलब क्या होता है आप थोड़ा समझिए। पूरी की पूरी पृथ्वी को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये काल्पनिक है, ये आपको पहले ही बता दिया हूं। तो जो पृथ्वी के जो सेंटर से जो एक रेखा अपन ने खींची उसका नाम हमने दिया दोस्तों 0 डिग्री रेखा। ठीक है, 0 डिग्री रेखा, इसको ही हम क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, क्योंकि ये भूमि के भू अर्थात धरा, और धरा का मतलब होता है गोल, मतलब कि भूमि के मध्य से जो रेखा गुजरती है उस रेखा को हमने क्या बोला? भूमध्य रेखा। अब भूमध्य रेखा के ऊपर वाले भाग को हम बोलेंगे क्या? उत्तरी हेमीस्फीयर या उत्तरी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के नीचे वाले पार्ट को बोलेंगे हम दक्षिणी हेमीस्फीयर, साउदर्न हेमीस्फीयर या दक्षिणी गोलार्ध। अब दोस्तों उत्तर साइड में जितनी भी रेखा खींची जाएंगी उस रेखा को आप क्या बोलेंगे? उत्तरी अक्षांश। आपको पता है जो लेटी हुई रेखा होती है उसको अक्षांश रेखा बोलते हैं, या इंग्लिश में इसे लेटीट्यूड भी कहा जाता है। ठीक है,
तो उत्तरी साइड में जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी उसे हम क्या बोलेंगे, अक्षांशी रेखा। और कौन सी अक्षांशी रेखा, तो उत्तर की ओर खींची गई है इसलिए इसे बोलते हैं दोस्तों उत्तरी अक्षांशी रेखा। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं अक्षांश होता क्या है। तो किसी भी स्थान से दोस्तों आपको अगर ज्ञात करना है इस स्थान की दूरी, तो ये जो कोणात्मक दूरी होती है, यहां से अगर पृथ्वी के सेंटर से हम इसका एंगल निकाले तो उस एंगल को ही हम बोलते हैं अक्षांश। और उस जो दोनों एंगल को जो प्रदर्शित करती है उस रेखा को क्या बोला जाता है, अक्षांशी रेखा। समझ में आया आपको? नहीं समझ में आया आप देखते जाइए, आपको लास्ट तक पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अक्षांशी और देशांतर रेखा के बारे में आज आपको सब कुछ जो है अच्छे से पता चल जाएगा। तो हमने क्या देखा कि जो उत्तर की ओर जो खींची गई ये रेखा उसको क्या बोलते हैं, उत्तरी अक्षांश। और जो दक्षिण की ओर जो खींची गई रेखा होती है उसे हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी अक्षांश। इन दो रेखा की बात की जाए तो इनकी एक खासियत यह है दोस्तों, आपको याद रखना है कि दो अक्षांशीय रेखा के बीच की दूरी हमेशा कैसी होगी, बराबर होती है। मतलब कि ये कैसी होती है, अक्षांशीय रेखा समांतर होती है, पैरेलल होती है। ठीक है, इनके बीच की दूरी जो होती है दोस्तों 111 किलोमीटर। आपको याद रखना है कितनी, 111 किलोमीटर। ठीक है, दूसरी चीज बात करते हैं, ये तो हुई अक्षांशीय रेखा की। अब दोस्तों जो बीच वाली रेखा है इसको हम भूमध्य रेखा बोलते हैं। इस प्रकार से अगर आप देखी जाए तो यहां से 0 डिग्री से लेकर 1, 2, 3, 4 ऐसे करते करते यहां पर अगर पहुंच जाएंगे तो आप ये एक रेखा गुजरती है, ये कितने डिग्री पर होती है, एंगल पे 23.5 डिग्री, जो कि मध्य प्रदेश के बीचों बीच से गुजरती है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कर्क रेखा। और आपको ज्ञात होना चाहिए भारत के भी बीचों बीच से गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो 23.5 डिग्री नॉर्थ को क्या बोलेंगे, कर्क रेखा। उसी प्रकार से 23.5 डिग्री जो दक्षिण में जो रेखा जाती है उसे उस रेखा को क्या बोला जाता है, मकर रेखा। ठीक है, तो कर्क रेखा और मकर रेखा ये आपको क्लियर हो गया होगा। मकर रेखा की बात की जाए तो ये 23.5 डिग्री दक्षिण में खींची गई अक्षांशीय रेखा है। और कर्क रेखा की बात की जाए तो 23.5 डिग्री उत्तर में खींची गई अक्षांशीय रेखा है। ठीक है, अब ऐसा करते करते 0 डिग्री से लेकर अगर आप यहाँ पे एंगल बनाएंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो टोटल अक्षांशीय रेखा की बात की जाए तो इधर होती है दोस्तों 90 अक्षांशीय रेखा और 0 डिग्री के साउथ वाले पार्ट में होती है 90 अक्षांशीय रेखा। टोटल अक्षांशीय रेखा की अगर आपसे बात की जाए तो कितनी है अक्षांशीय रेखा, 90 प्लस 90 इस प्रकार से, और ये 1। ठीक है, तो कितनी हो गई 181। लेकिन आपको दोस्तों 2 माइनस करते हुए चलना है क्योंकि यहां पर कोई रेखा नहीं आती 90 डिग्री पर, ये एक डॉट होता है। तो यहां से अगर आप 2 माइनस करेंगे तो 179। और आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि कुल अक्षांशीय रेखा की संख्या कितनी है तो आपको क्या बतानी है, 179। ठीक है, अगर अक्षांशीय कुल अक्षांश की बात की जाए तो वो होगी दोस्तों 181। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका 2 तरीके से हो सकता है। आपसे पूछे कि टोटल अक्षांश कितने हैं तो 181 अक्षांश हैं। और टोटल अक्षांशीय रेखा की बात की जाए तो रेखा क्या होती है, रेखा हमेशा दोस्तों एक बिंदु से दूसरे बिंदु को मिलाने वाली रेखा को क्या बोला जाता है, रेखा। अब ये एक पॉइंट है तो क्या इसे आप रेखा बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते। इसीलिए ये जो दक्षिणी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव है यहां पर कोई भी रेखा पॉसिबल नहीं है। अगर आप ग्लोब में देखते हैं तो वहां पर रेखा नहीं खींची गई है, वहां पर एक सर्कल खींचा गया है। तो आप इसे अक्षांशीय सर्कल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो टोटल अक्षांशीय सर्कल की बात की जाए तो कितने हैं 181 और अक्षांशीय रेखा कितनी है 179। ठीक है, ये तो बात हुई अक्षांशीय रेखा की। अब देशांतर रेखा की बात की जाए तो दोस्तों जिस प्रकार से हमने लेटी हुई रेखा खींची थी उसे क्या बोला था, अक्षांशीय रेखा। तो देशांतर रेखा जो खींची जाती है दोस्तों ये कैसे खींची जाती है, हमेशा उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर। ठीक है, उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर, और ये खींची जाती है दोस्तों पूर्व से लेकर पश्चिम की ओर। इस प्रकार से यहां से लेकर ऐसी देशांतर रेखा खींची जाती है। ठीक है, ये देशांतर रेखा होती है। ठीक है, बीच वाली रेखा को बोलते हैं 0 डिग्री, इसे बोलते हैं मानक समय रेखा या इसे जीएमटी भी बोला जाता है। ठीक है,
तो ये देशांतर रेखा की बात हुई। अब अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार मध्य प्रदेश का देखने से पहले आपको जो है भारत का देखना आवश्यक हो जाता है। ठीक है, तो भारत का अगर आप देखेंगे अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, तो भारत की स्थिति के बारे में बात की जाए तो भारत की स्थिति कैसी है, थोड़ा सा मैप बना दूंगा, थोड़ा सही नहीं बनेगा लेकिन कोई बात नहीं। ठीक है, थोड़ा गड़बड़ रफ बना है लेकिन एक आपको एक आइडिया लग जाएगा थोड़ा सा। तो अगर हम देखेंगे यहां पर अक्षांशीय स्थिति के बारे में, ठीक है, तो जो भूमध्य रेखा है दोस्तों, इससे जो भारत का जो ये सबसे जो साउथर्न सदर्न पॉइंट है ये कितना है, तो ये है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, अभी मिनट का खेल क्या है, तो दो अक्षांशीय रेखा के बीच में सब अक्षांशीय रेखा भी होती है। ठीक है, उसको बोला जाता है मिनट। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये जो रेखा है दोस्तों, ये कहां पर टच करता है, तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। एक चीज आपको याद रखना है, भले ये साउथ में है इंडिया के, लेकिन कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है और आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको दक्षिणी लगा देते हैं और ऑप्शन भी इसी प्रकार से देता है, इसे 8 डिग्री 4 मिनट दक्षिणी अक्षांश कर देगा। तो अगर आपको पता है कि कभी भी जो है दोस्तों भारत के संबंध में अक्षांशीय रेखा हमेशा उत्तरी अक्षांश ही आएंगी, आपको याद रखना है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर जो जम्मू कश्मीर का सबसे जो लास्ट नॉर्थर्न पॉइंट है वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। ठीक है, उसकी कितनी है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये रहा अक्षांशीय विस्तार। आप लिख लीजिएगा एक नोट्स बनाकर, भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार की, तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर ये गुजरात का जो पॉइंट है, गुजरात का जो पॉइंट है यहां पर कितना है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, अब आपको पता है दोस्तों भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो आप बताएंगे उत्तर पूर्व गोलार्ध। ठीक है, जिस प्रकार से हम अगर पृथ्वी को अगर डिवाइड करें तो हमने दो भागों में डिवाइड किया था, किसके आधार पर, भूमध्य रेखा के आधार पर। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध बोला था और दक्षिण वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध बोला था। उसी प्रकार से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है उसे अगर हम खींचे तो देशांतर रेखा भी दोस्तों भारत को कितने भागों में डिवाइड कर देती है, 2 भागों में डिवाइड कर देती है। एक तो पूर्वी देशांतर रेखा पूर्व में खींची गई है, जो पश्चिम में खींची जाएंगी उसे क्या बोलेंगे हम, पश्चिमी देशांतर रेखा। ठीक है, तो देशांतर रेखा कितने भागों में डिवाइड कर रही है, पूरी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड कर रही है। और जो अक्षांशीय रेखा है मतलब कि लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड डिवाइड्स इन 2 पार्ट्स ऑफ इंडिया। ठीक है, अर्थ, और जो लेटीट्यूड है वो भी अर्थ को कितने भागों में डिवाइड कर रहा है, 2 भागों में डिवाइड कर रहा है। अब भारत की स्थिति की बात की जाए तो ये 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है और यहां पर ही कहीं यहां से गुजरेंगी आपकी 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक है, और भारत यहां पर ही स्थित है। ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर ये एक रेखा गुजरेंगी, इसका नाम क्या है हमारा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उसी प्रकार से देशांतर रेखा भी इस प्रकार से जाती है। ठीक है, तो जो 2 देशांतर रेखा है, किन 2 देशांतर रेखा के बीच में भारत की स्थिति है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर, क्योंकि ये पूर्व में है दोस्तों इसलिए हम किसे क्या बोलेंगे, पूर्वी देशांतर, से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझना बहुत ज्यादा आवश्यक है और यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए ये डेटा भी आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब वही बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच में है, इसीलिए
ये अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है। तो यहां पर आपको थोड़ा क्लियर नहीं समझेगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का अगर हम बात करें 23.5 डिग्री जो है कर्क रेखा गुजरती है बीचों बीच से, और जो लास्ट जो पॉइंट है दोस्तों बुरहानपुर में है हमारा मध्य प्रदेश का अंतिम बिंदु। ठीक है, या जो साउथर्न बिंदु मध्य प्रदेश का, ठीक है, वहां से लेकर जो अक्षांशीय विस्तार है मध्य प्रदेश का वो कितना है 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो मध्य प्रदेश का जो है अक्षांशीय विस्तार की बात की जाए, अक्षांशीय विस्तार कितना है 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, यह है हमारा अक्षांशीय विस्तार। वही मध्य प्रदेश का अगर देशांतरी विस्तार की बात करें, देशांतरी विस्तार, तो मध्य प्रदेश का देशांतरी विस्तार कितना है 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट। 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसे मिनट पढ़ते हैं, ये डॉट डे से लगाना पड़ता है। ठीक है, और एक डिग्री होता है। तो मध्य प्रदेश का अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको क्लियर हो चुका होगा। कितना है 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट अक्षांशीय विस्तार। ये भी उत्तरी अक्षांश आप इसे बोलेंगे, और इसे आप क्या बोलेंगे पूर्वी देशांतर। कहां से कहां तक, तो 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। अब बात करते दोस्तों अक्षांशीय स्थिति के बाद मध्य प्रदेश के विस्तार को। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का अगर अपन देखें पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार टोटल कितना है। ठीक है, तो दोस्तों पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार मध्य प्रदेश का टोटल है 850 किलोमीटर। ठीक है, कितना है 870 किलोमीटर। और उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार मध्य प्रदेश का कितना है 605 किलोमीटर। अगर आप इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही निकल जाता है मध्य प्रदेश का एरिया। और एरिया कितना है मध्य प्रदेश का, तो आप सभी को पता है कितना है 3,08,252 किलोमीटर। स्क्वायर किलोमीटर, ये क्या है मध्य प्रदेश का एरिया। तो दोस्तों अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक बार थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो अभी तक हमने बात की थी सबसे पहले भारत के अक्षांशीय और देशांतरी रेखा के बारे में। अक्षांशीय रेखा क्या होती है, अक्षांश क्या होता है, किसी भी बिंदु की मध्य से कोणात्मक दूरी को अक्षांशीय रेखा बोलते हैं, और उन दो बिंदु को प्रदर्शित करने वाली रेखा को क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा। अक्षांशीय रेखा की कुल संख्या हमने देखी थी 181 टोटल अक्षांशीय रेखा की संख्या है। और देशांतर रेखा के बारे में अपन ने देखा था, तो देशांतर रेखा कहां से कहां तक खींची जाती है, उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ठीक है, और अक्षांशीय रेखा पूर्व से लेकर पश्चिम में खींची जाती है। ठीक है, इसके बाद भारत की अपन ने देखी थी स्थिति कितनी है 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, मतलब भारत की अक्षांशीय स्थिति। और देशांतरी स्थिति कितनी 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में, मध्य प्रदेश की अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति के बारे में। अब दोस्तों मध्य प्रदेश का जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक विस्तार है वो कितना है 605 किलोमीटर। ठीक है, और पूर्व से लेकर पश्चिम तक विस्तार की बात की जाए तो 870 किलोमीटर। इस प्रकार से मध्य प्रदेश का टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है 3,08,252 किलोमीटर। कोई कोई बुक में दोस्तों आपको 352 की जगह 48 भी देखने को मिलता होगा। उसका कारण है 252 की जगह आपको कितना 245 भी देखने को मिलता होगा।
उसका कारण है दोस्तों, उसका कारण ये है कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में एक स्थान है जिसे किरार घाटी के नाम से आप जानते हैं। किरार घाटी को लेकर एक विवाद चलता है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बीच में। अगर मध्य प्रदेश बोलता है कि ये एमपी का पार्ट है और छत्तीसगढ़ बोलता है कि ये मेरा पार्ट है, अगर इसे हम शामिल कर ले मध्य प्रदेश में तो टोटल जो एमपी का एरिया हो जाता है वो कितना हो जाता है, 3,08,252 स्क्वायर किलोमीटर। अगर इसको अगर हम छोड़ दे तो 245 स्क्वायर वर्ग किलोमीटर आ जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर। ठीक है, तो वो क्या है आप देखिएगा। मध्य प्रदेश जो है दोस्तों सबसे प्राचीनतम लैंड का भाग है जिसे आप क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश किसका भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का भाग है। ये क्या चीज थी, तो वेगनर के अनुसार, एक वेगनर जो है भूवैज्ञानिक थे, जियोग्राफी वैज्ञानिक थे, तो उनके आधार उन्होंने जो दी थी दोस्तों महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। क्या दिया था, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। ठीक है, उसके अनुसार महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के अनुसार ये किसने दिया था, वेगनर ने दिया था। ठीक है, तो वेगनर ने बताया था कि जो पृथ्वी है, जो आज की स्थिति आप देखते होंगे 7 महाद्वीप। ठीक है, बहुत करोड़ों साल पहले ये 7 महाद्वीप ना हुआ करके एक मात्र गोला हुआ करता था और जो लैंड वाला भाग था वो हुआ करता था। ये पूरे के पूरे लैंड वाले भाग को पैंथालासा बोलते थे और जो पार्ट बच गया वहां पर क्या था, पूरा का पूरा समुद्र था, तो उसे पेंजिया के नाम से आप जानते हैं। पेंजिया और पैंथालासा 2 भाग में डिवाइड था। कुछ समय पश्चात क्या होता है, कुछ आंतरिक घटना घटती है और इनमें क्या होता है, विस्तार होता है। ठीक है, इसके आधार पर ये 2 भागों में डिवाइड हो जाता है और यहां पर आ जाता है दोस्तों तैथित सागर। ठीक है, तो इस नीचे वाले भाग को ही हम क्या बोलते हैं, गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। और ऊपर वाले पार्ट को बोलते हैं दोस्तों अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। ठीक है, ये ज्योग्राफी का पार्ट है। यहां पर अगर मैं आपको बताऊंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आप इतना समझिएगा कि ये जो भाग है, इस भाग का हिस्सा हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, और ऊपर वाला कौन सा है, अंगारा लैंड। तो मध्य प्रदेश प्राचीनतम भाग किसका हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। दूसरी चीज, मध्य प्रदेश जो है दोस्तों भारत के मध्य में स्थित होने के साथ साथ इसे भू आवेष्टित राज्य भी बोला जाता है। भू आवेष्टित राज्य। ये क्यों बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों मध्य प्रदेश की सीमा न तो किसी समुद्र से लगती है और न ही कोई इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, भू आवेष्टित राज्य। ठीक है, अब बात कर लेते दोस्तों मध्य प्रदेश की सबसे ज्यादा जो सीमा है किसके साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, कितने जिले, 14 जिले। और सबसे कम सीमा जो लगती है किसके साथ लगती है, गुजरात के साथ। कितने जिले, 2 जिले, अलीराजपुर और क्या, झाबुआ। ठीक है, अब दोस्तों मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है उसके आधार पर जो एमपी है टोटल कौन सा है, पूरे भारत में अगर राज्यों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, उत्तर प्रदेश, सॉरी राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का नंबर आता है, एमपी का नंबर आता है, तो दूसरे नंबर पर जो है एमपी आता है दोस्तों। और एमपी के बाद तीसरे नंबर पे अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो महाराष्ट्र और इसके बाद यूपी। ठीक है, वही जनसंख्या में मध्य प्रदेश का कौन सा नंबर लगता है, 5वां नंबर लगता है। ठीक है, इस प्रकार से अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात की जाए तो मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत का कितना प्रतिशत एरिया घेरता है, तो 9.38%। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि
मध्य प्रदेश जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना एरिया कवर करता है? 9.38%। ठीक है, अगर आप पूरे भारत का क्षेत्रफल की बात की जाए तो उसमें अगर आप निकालेंगे 9.38%, तो कितना निकल के आएगा? 3,08,252 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद मध्य प्रदेश की जनसंख्या की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अभी 2011 की जनगणना के अनुसार टोटल जनसंख्या कितनी है? 7,26,26,809, 7,26,26,809। और ये पूरे मध्य प्रदेश पूरे भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? ये 5% है। ठीक है, मध्य प्रदेश की बात की जाए तो ये जनसंख्या की दृष्टि से भारत में कौन सा राज्य लगता है? तो भारत में दोस्तों इसका स्थान है 5वां, और इसके पहले प्रथम स्थान की बात करेंगे यूपी, किसका? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बाद जो आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, बिहार के बाद पश्चिम बंगाल। ठीक है, और इसके बाद जो आता है दोस्तों मध्य प्रदेश का स्थान। ठीक है, तो जनसंख्या के आधार पे भी हमने बात कर ली। अब दोस्तों जो है बात करते हैं किसकी? तो अभी तक हमने स्थिति के बारे में देखा, मध्य प्रदेश की स्थिति और कुछ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उनके बारे में बात करी। अब बात करते हैं दोस्तों जो मध्य प्रदेश की भौतिक विभाजन को लेकर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के अगर विस्तार की बात की जाए तो जो विस्तार है मध्य प्रदेश का और इसका विभाजन, तो इसका अगर भौतिक विभाजन देखें, भौतिक विभाजन, ठीक है, तो मध्य प्रदेश को अगर भौतिक आधार पे बात की जाए तो मेजरली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं हम। पहला भाग है दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश। जो उत्तर वाला भाग है उसे हम बोलेंगे मध्य उच्च प्रदेश। दूसरा है सतपुड़ा मैकल श्रेणी, सतपुड़ा मैकल श्रेणी, मैकल श्रेणी। तीसरा भाग है इसे पूर्वी प्रदेश या इसे बघेल खंड का पठार भी बोलते हैं, बघेल खंड का पठार, पूर्वी पठार या बघेल खंड का पठार। अगेन दोस्तों मध्य उच्च प्रदेश को हमने 5 भागों में डिवाइड किया है। इस प्रकार से अगर आपसे पूछे कि जो है आपसे पूछे कि मध्य प्रदेश को भौतिकी आधार पर कितने भागों में डिवाइड किया गया है, तो ये 5, 6 और 7, टोटल कितना बताएंगे आप? 7। ठीक है, तो इनका 5 अगर डिस्क्राइब कर लिया जाए हम, तो पहला जो आता है दोस्तों, पहला कौन सा आएगा आपका? मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार। दूसरे नंबर पे बात करते हैं हम, दूसरे नंबर पे आएगा दोस्तों मालवा का पठार, मालवा का पठार। तीसरे नंबर पे नर्मदा सोन घाटी, सोन घाटी। चौथा रीवा पन्ना का पठार, रीवा पन्ना का पठार। और जो 5वां है वो कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। आप कंफ्यूज ना होइएगा क्योंकि बघेलखंड का पठार और बुंदेलखंड के पठार में जो है काफी कंफ्यूजन होता है काफी ज्यादा स्टूडेंट में। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश को भौतिकी के आधार पर हमने विभाजित किया है। कितने भागों में? 7 भागों में। और प्रशासनिक आधार पे बात की जाए तो मध्य प्रदेश को टोटल कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 52 भागों में।
जो प्रशासन के आधार पे होता है दोस्तों, उनको जिलों के आधार पे जब हम डिवाइड करते हैं, और भौतिक के आधार की बात की जाए तो ये प्रकृति के द्वारा जो है मध्य प्रदेश को विभाजित किया गया है। कितने भागों में? 7 भागों में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अब अपन कुछ चीज की बात की जाए मध्य प्रदेश से लगने वाले जिलों की। ठीक है, इनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज ज्यादा लंबी क्लास हो जाएंगी, इसलिए इतना ही आप पढ़िएगा। इसके बाद हम बात करते हैं मध्य प्रदेश से लगने वाले राज्यों के बारे में। ठीक है, तो पूर्व में दोस्तों लगता है आपका छत्तीसगढ़। ठीक है, कितने जिले? 6 जिले। इधर लगता है यूपी, कितने जिले? 14 जिले। इधर लगता है राजस्थान, कितने जिले? 10 जिले। ठीक है, फिर गुजरात के 2 जिले और महाराष्ट्र साउथ में। इस प्रकार से टोटल जो है मध्य प्रदेश से 5 राज्यों छूते हैं। कितने राज्य टच करते हैं? 5। सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? उत्तर प्रदेश के साथ। सबसे कम सीमा किसके साथ लगती है? गुजरात के साथ। ठीक है, इनके बारे में अपन डिटेल में कल पढ़ेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही बात करते हैं। अगर ये वीडियो कैसा लगा आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करके बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करके जो सब्सक्राइब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन का बटन होता है उसे भी आप प्रेस कर सकते हैं। धन्यवाद।